Hello, welcome students. Today we are starting theme 2 from your history book, that is writing and city life. तो सबसे पहले हम सिटी लाइफ की बात करेंगे। तो जो सिटी लाइफ स्टार्ट हुई है आपकी, जिसको माना जाता है वो मेसोपोटामिया को माना जाता है, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया है वो आपकी ग्रीक वर्ड है, जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, मेसोस एंड पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मिडिल एंड पोटामस का मतलब होता है रिवर। तो ऐसी सिटी जो दो रिवर्स के बीच में डेवलप हुई, वहाँ पे वो इमर्ज हुई और वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ। तो वो जो दो रिवर्स थी, आप उनका नाम भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उन रिवर्स ने इस जो मेसोपोटामिया जो आपका सिविलाइजेशन था उसको बहुत हेल्प किया डेवलप होने के लिए। तो वो दो रिवर्स का जो नाम था वो था आपका यूफ्रेट्स एंड टिग्रिसिस। ये दोनों रिवर्स ने बहुत ही ज़्यादा आपके, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे उनको एग्रीकल्चर फील्ड हो, हर जगह पे उन्होंने, इन दो रिवर्स ने उनको हेल्प किया। अब एक ही सिविलाइजेशन है, बट इसको कई बार डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें, इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसको सुमेरियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की वो सुमेरियन थी, तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी माना जाता है। उसी तरीके से इसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे कि अगर आप 2000 BCE की बात करें तो वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिटी बनी थी वो थी आपकी बेबीलोन थी। इस वजह से इस सिविलाइजेशन को बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद इसको अकादियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। 2400 BC में क्या हुआ कि अकादियन स्पीकर्स आए जिन्होंने कि आपका सुमेरियन को रिप्लेस किया, ठीक है ना। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को अकादियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर असीरियन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। असीरियन स्पीकर्स जो आए उन्होंने अपना वहाँ पे एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में इस्टेब्लिश किया उन लोगों ने, तो इसलिए उसको असीरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कुछ ऐसे फीचर्स जो मेसोपोटामिया से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो सिटी लाइफ थी, या जो उनका कल्चर इतना रिच था, और जो उनकी मैथमेटिक्स और जो एस्ट्रोनॉमी थी उसमें वो लोग बहुत एडवांस थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें उनके राइटिंग सिस्टम की, और जो उनका लिटरेचर था वो आपके ईस्टर्न मेडिटेरियन से लेकर नॉर्थ सीरिया और टर्की तक देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इनके सोर्सेज क्या थे, कि कहाँ से आपको ये देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज़ हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, जो ये सारे सोर्स बताते हैं, इन चीज़ों के डिटेल्स को देते हैं। और उनके पास थाउजेंड्स ऑफ उनके क्या हैं, आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको वो टैबलेट्स कहते थे उस टाइम पे। तो उसी से आपको सिविलाइजेशन, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके सोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब अगर आप मैप में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माउंटेन रेंजेस थे वो कैसे थे। बेबीलोनियन देख लीजिए आप, उर्क देख लीजिए, मारी देख लीजिए। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, उर्क क्या है, मारी क्या है, किस तरीके से इन्होंने वहाँ पे आपका रोल प्ले किया। आप रिवर्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बीच सेंटर में आपको दिखेगा कि आपका जो टिग्रिसिस और यूफ्रेसिस दो रिवर्स थे, उनके बीच में ही आपका मेसोपोटामिया था। ये जो आप सिटीज़ देख रहे हैं, मारी, बेबीलोन, ये सारी सिटीज़ थी जो कि उस रिवर्स के साथ साथ ये सारी सिटीज़ क्या हो गई, डेवलप होती चली गई, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया एंड इट्स जोग्राफी के बारे में, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप उसके जोग्राफिकल फीचर्स को जानेंगे, उसी से ही बाकी चीज़ें क्या होती हैं, आपके रिलेट होती हैं। चलिए देखते हैं। अब जो मेसोपोटामिया था वो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उसकी बात करें तो ग्रीन प्लेन्स उसको देखने को मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे आपके माउंटेन्स की तरफ बढ़ते चले जाते थे, जिनमें अलग अलग तरीके के आपके झरने होते थे, फ्लावर्स देखने को मिलते थे, और बहुत ही वहाँ पे रेनफॉल, बहुत ही अच्छे तरीके का रेनफॉल होता था, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्रॉप्स को एग्रीकल्चर किया जाता था। अब उसी तरीके से हम नॉर्थ की बात करें, तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपका क्या था, थोड़े से माउंटेन वहाँ पे स्टार्ट हो जाते थे, जिसमें कि आपके जो एनिमल्स होते थे या जो लोग होते थे वो अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पे जाते थे, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे जाते थे। क्योंकि उससे क्या होता था कि जो उनके रिवर्स के साथ जो आपका जो फर्टाइल
सिल्ट होती थी वो वहाँ पे आती थी, रेनफॉल वहाँ पे होता था, जिससे कि प्रॉपर तरीके के ग्रासलैंड्स वहाँ पे बनते थे। वहाँ पे जो झाड़ियाँ उगती थी आफ्टर रेनफॉल, तो वो सारे उनके जो आपकी बकरियाँ होती थी, जब वो भेड़ पालते थे उसके लिए उनको पूरी तरीके से उनको वो फीड कर पाते थे, तो इसलिए ये बहुत फेमस थे। उसके बाद हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी टिग्रिसिस रिवर्स की, जो कि एक रूटीन क्या होता था आपका, उनका एक रूटीन था कि वो माउंटेन्स की तरफ जाती थी, जो कि ईरान की तरफ होता था, ठीक है ना। साउथ की बात करें आप, तो साउथ में क्या होता था, साउथ में आपके पास डेजर्ट था, जो कि एक तरीके से जो फर्स्ट सिटी जो वहाँ पे इमर्ज हुई थी वो आपकी इस साउथ पार्ट में हुई थी। और ये जो डेजर्ट था ये आपके दोनों रिवर्स जो आपके यूफ्रेट्स और टिग्रिस थे, इनका जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में ये वहाँ पे होते थे, और ये अपने साथ क्या लेके आते थे, वहाँ से सिल्ट लेके आते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, आप देख सकते हैं इसमें नीचे मैप में भी। तो जिससे क्या होता था कि ये बहुत फर्टाइल बना देते थे नीचे आके फील्ड्स को, जिससे कि उनको एग्रीकल्चर में या क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिलती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और केवल यही नहीं है कि मेसोपोटामियन जो थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे, उनके जो शीप या जो गोड्स होते थे वो उसको भी उसके जो भी उनके जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे या उनके जो मीट होता था, जो वुलन होता था, वो बहुत मात्रा में वहाँ पे होता था, ठीक है। और वहाँ पे फ़िश भी वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ते थे, क्योंकि उनके पास दो दो रिवर्स थी वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे डेट के जो फ्रूट्स होते थे वो भी समर में वहाँ लगते थे। तो इस तरीके से कुछ रिवर्स आप देखेंगे और उनकी ट्रिब्यूटरीज थी, जिसके कारण कि इतनी वो जो आपकी सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई। मेनली आपकी दो रिवर्स थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो ये आपने देखा। आगे देखते हैं। अब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में वो किस तरीके से हुआ, वहाँ पे किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इमर्ज हुई, कैसे वो बढ़ती गई और किस तरीके से उन एक्टिविटीज़ ने उसको डेवलप किया, चलिए देखते हैं। अब जो आपके अर्बन सेंटर्स होते थे मेसोपोटामिया में, वो जो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो केवल एक या दो नहीं थी, बहुत सारी वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। चाहे वो आपकी फूड प्रोडक्शन हो, ट्रेड हो, सर्विसेज हो, हर जगह पे लोग काम करते थे। इससे कि क्या हुआ कि वहाँ के लोग एक दूसरे के लिए सेल्फ सफिशिएंट बन गए, उनको डिपेंड नहीं होना पड़ा अदर सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। और इस तरीके से उनके बीच में क्या हुआ, एक इंटरेक्शन पैदा होता रहा, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट होते रहे, ठीक है ना। अब इससे एक चीज़ और हुई कि डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे बना। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, अब कई बार क्या होता था, किसी को स्टोन टूल्स चाहिए या किसी को ब्रॉन्ज के टूल्स चाहिए या किसी को कलर्ड स्टोन्स चाहिए, तो उनको बनाने वाले स्पेशल टैलेंट वाले कुछ व्यक्ति होते थे या कुछ लोग होते थे। सबको तो वो चीज़ नहीं आती थी। तो उससे क्या हो गया कि एक डिवीजन ऑफ लेबर बना कि इस पर्टिकुलर काम के लिए आपको उस व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा या उस व्यक्ति से काम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उनके बीच में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी था। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था सिटीज़ में, जैसे कि आपका एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे फ्यूल है, मेटल है, स्टोन्स हैं, वुड हैं, ये डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सिटी से मैन्युफैक्चर होके आते थे, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह पे तो ये चीज़ होंगे नहीं। तो इससे क्या होता था, एक ऑर्गेनाइज ट्रेड या स्टोरेज या डिलीवरीज या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स या फूड्स का जो होता था एक विलेज से दूसरे विलेजेस में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सुपरवाइज्ड रूलर्स या ऑफिसर्स के बीच से होके निकलता था, क्योंकि इसको एक जांच किया जाता था कि कितना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके का गुड्स वहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो वही अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होता था गुड्स का सिटीज़ में, ठीक है। चलिए देखते हैं और उनकी किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन थी। अब जो फूड रिसोर्सेज थे वो तो मेसोपोटामिया में बहुत ही रिच था, मेसोपोटामिया उस चीज़ में, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो उतना ही वो उसमें लैक करता था। मिनरल्स की बहुत कमी थी मेसोपोटामिया में। तो उससे वो क्या करते थे, वो लोग एक्सचेंज करते थे उस चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके पास आपके जो टूल्स बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए वुड नहीं था, और वुड के लिए जो व्हील्स बनाने के लिए या बोट को बनाने के लिए उनके पास मटेरियल नहीं था, ठीक है ना, या ना कोई ऑर्नामेंट्स थे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड किया। अब ट्रेड किस बेस पे किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास था एग्रीकल्चर रिच, उनके पास था टेक्सटाइल्स, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो वुड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी मिनरल्स हैं
उनको वो टर्की से लेके ईरान से लेके आपका गल्फ़ तक चले जाते थे एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना। और ये जो रेगुलर एक्सचेंज था ये कब पॉसिबल था? केवल जबकि उनके बीच में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या एक कहते हैं ना एक वेल फॉरेन एक्सचेंज, जो एक तरीके से रूल्स होते हैं या जो मेथड्स होते हैं वो उनके पास थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी देखी, और इसके साथ साथ उनके पास एक बहुत सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट था, जिससे कि वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे, ग्रेन्स को या एनिमल्स को इधर उधर वो क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे या सेल कर सकते थे, ठीक है ना। और जो चीपेस्ट वहाँ पे जो मीड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, जो चीपेस्ट मोड था वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, वो रिवर था, क्योंकि वो रिवर के फ्लो के साथ बोट में क्या कर लेते थे, अपने ग्रेन्स को चढ़ा लेते थे बोरियों में रख के, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह उनको क्या कर लेते थे, आराम से ट्रांसफ़र कर लेते थे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग की। मेसोपोटामिया में अगर हम राइटिंग की बात करें तो ये लोग बहुत ही डेवलप्ड और एडवांस थे उस टाइम पे, ठीक है ना। ये केवल आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज को ही एक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं मानते थे, ये आपके जो रिटन जो तरीका था उसको भी एक मीन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये मानते थे, ठीक है ना। अगर हम 3200 BC की बात करें तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं टैबलेट्स में। ये जो टैबलेट्स होते थे ये क्ले के बने हुए होते थे, ठीक है, और उसमें अलग अलग टाइप के, जैसे कि ऑक्सन हो गया, फिश हो गया, ठीक है ना, ब्रेड हो गया, लोव्स हो गया, इस तरीके के सिंबल वहाँ पे देखने को मिलते थे। और इससे ये भी देखने को मिलता था कि ये जो कुछ भी आपके गुड्स होते थे इनके पास जो ये लाते थे, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे या ऑफ़र करते थे टेम्पल्स में ऑफ उर्क के, ठीक है ना। तो मेसोपोटामियन जो टैबलेट्स थे वो क्ले के बने हुए होते थे, मैंने आपको जैसे बताया। उनका साइज़ क्या होता था, वो डिफरेंट डिफरेंट होता था अपने हिसाब से, बट वो इतना बनाते थे जितना कि वो आप हाथ में होल्ड कर सकें, ठीक है। और उसको केयरफुली वो स्मूथ बनाते थे, और उसके बाद क्या करते थे, उसके जो एजेस होते थे वो शार्प करते थे, ठीक है। और इन पे जो डिज़ाइन होता था या जो इनका जो शेप होता था यानी कॉनिफॉर्म होता था, मतलब इसमें कोई भी शेप बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होगा, किसी भी टाइप का ये शेप उसको बनाते थे। और ये क्या होता था, इसके ऊपर स्मूथ करके इसका जो मॉइस्ट जब ये होता था, बिल्कुल जब ये मॉइस्ट होता था, जब उसमें नमी होती थी, उस टाइम पे ये सारे आपके सिंबल्स को डाला जाता था। अब उसके बाद क्या करते थे ये लोग, जब उस पर सिंबल डाल दिए गए या उस पर जो भी आपको इनको इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो लिख दी जाती थी, तो उसके बाद वो क्या करते थे, उसको सन में बाहर छोड़ देते थे, जिससे कि वो क्या हो जाता था, एक तरीके से उसकी जो मॉइस्चर होता था वो चला जाता था, और वो एक तरीके से बहुत ड्यूरेबल, एक तरीके से हार्ड हो जाता था, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई भी साइन या कोई भी उसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन उसके बाद आप नहीं डाल सकते थे। तो इससे क्या हो जाता था, वो बहुत लंबे समय के लिए एक तरीके से वो स्टोर हो जाता था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें 2600 BC में, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो कॉनिफॉर्म था लैंग्वेज वो सुमेरियन था। सुमेरियन ही लैंग्वेज में वहाँ पे केवल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, और हर चीज़ वहाँ पे सुमेरियन लैंग्वेज में की जाती थी। पर वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि केवल रिकॉर्ड्स रखने के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता था इन टैबलेट्स को। कई बार राजा की जो डीड होती थी, जो उसकी प्रॉपर्टी पेपर्स होते थे, या जो भी उनके जो नियम कानून होते थे, या कभी राजा का चेंज होना, उस चीज़ के रिकॉर्ड्स तक यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन टैबलेट्स में, ठीक है ना। अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, सुमेरियन क्या थी, अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की। जो फर्स्ट लैंग्वेज नोन थी वहाँ पे वो सुमेरियन थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो रिप्लेस की गई 2400 BC में अकादियन लैंग्वेज के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो अकादियन लैंग्वेज थी वो आपकी कंटिन्यू चलती रही टिल द 1st सेंचुरी तक, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे, कि ये जो राइटिंग सिस्टम था कॉनिफॉर्म, ये कॉनिफॉर्म मेथड कैसा था, ठीक है। जो कॉनिफॉर्म साइन ऑफ राइटिंग था उनका टैबलेट्स के ऊपर, तो उन साइन का मतलब केवल एक लेटर से नहीं था, ठीक है ना। उन सिंबल्स का मतलब एक वर्ड से था। जैसे कि कोई भी सिंबल हो उसका मतलब ए या एम से नहीं था, उसका मतलब था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पुट, कम, इन, तो मतलब ये कुछ वर्ड्स थे जिससे कि वो मैसेजेस को उन सिंबल्स के द्वारा लिखते थे, ठीक है ना। और इसी तरीके से उन्होंने हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ उन्होंने इस तरीके से टैबलेट्स बनाए, जो उनके आपके इंटेलेक्चुअल को दिखाता है, या उनके आपके जो विजुअलाइजेशन ऑफ सिस्टम है, जो साउंड ऑफ प्रैक्टिकल लैंग्वेज है उनका जो देखने को मिलता है, या उनका जो स्किल देखने को मिलती हैं, जितने भी उनके अचीवमेंट्स थे, ये सारे उसके प्रूफ आपको इन टैबलेट से देखने को मिलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस किया जाता था टेम्पल्स का मेसोपोटामिया में।
अब जो आपकी अर्लीस्ट सिटी थी वो आपको एक टेम्पल के चारों तरफ ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनका जो टेम्पल्स या जो उनके गॉडेस थे या जो जितने भी उनके गॉड या गॉडेसेस थे वो उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। तो जितने भी उनके जो आपके सिटीज़ देखने को मिलेगी अराउंड द आपको टेम्पल्स ही देखने को मिलेगी। और अगर आप जो पहला टेम्पल आपको वहाँ पे देखने को मिला वो एक आपके कच्ची ईंटों से बना हुआ टेम्पल था, जिसमें डिफरेंट टाइप के गॉड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके मून के गॉड हो गए, ठीक है, सन गॉड हो गए, गॉडेसेस ऑफ लव और वॉर हो गए। तो ये सब वहाँ पे उस टेम्पल के अंदर देखने को मिले। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे सिटीज़ डेवलप होती चली गई तो उनके टेम्पल्स भी डेवलप होते चले गए। टेम्पल्स भी आपके साइज़ में बड़े होते चले गए। लार्ज टेम्पल वहाँ पे देखने को मिले, उनके चारों तरफ रूम्स देखने को मिले, उनके कोर्टयार्ड बनने लग गए, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाने लग गए वो बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और जो आपके जो भी उनके जो गॉड जो वर्शिप करते थे उसमें वो लोग क्या करते थे, ग्रेन्स हो गया, फूड क्रॉप्स हो गए, फिश हो गई, इनको वो क्या करते थे, ऑफ़र करते थे गॉड को, क्योंकि उनका मानना था कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर फील्ड हैं या जो आपकी फिशरीज़ हैं या जो आपके हर्ड्स हैं या जो भी आपके एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं, गॉड ही उनके ऑनर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो उन चीज़ों का वो ऑफ़र करते थे, ठीक है। अब रोल ऑफ किंग क्या था वो भी हम इसमें देख लेते हैं। किंग का रोल क्या था आपका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में टेम्पल्स के, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि जो विलेजेस थे वो विलेजेस क्या होते थे, टाइमली चेंज होते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे। और उसके लिए रीज़न क्या थे, नेचुरल रीज़न तो ये था कि जो रिवर का फ्लड था वो विलेजेस में आ जाता, उससे विलेज ख़त्म हो जाता था तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था, या कुछ प्रॉब्लम मैन मेड भी थी। अब उसमें क्या होता था कि जो रिवर के जो ऊपर की साइड के लोग होते थे विलेज वाले, वो सारा पानी यूज़ कर लेते थे। तो जब तक पानी नीचे पहुंचता था तो उनको एग्रीकल्चर के लिए क्या हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, पानी नहीं मिलता था। तो उनके बीच में क्या हो जाता था, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। अब कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता था कि जब वो आपस में लड़ते थे तो कोई ना कोई एक पार्टी जीत जाती थी। अब जो पार्टी जीत जाती थी वो क्या कर लेती थी, उन सारे विलेज वालों का जो भी विलेज था उसको लूट लेती थी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करती थी, जो डिफीट जो होता था ग्रुप, उनको वो बंदी बना लेते थे और उनसे वो अपना टेम्पलों में काम करवाते थे, ठीक है ना। और उससे क्या करता था, जीतता था वो क्या करता था, अपने कुछ जो लूट होती थी उसको गॉड या टेम्पल में उसको क्या करता था, ऑफर भी करता था। तो अब ये जो लोग हारे हुए होते थे वॉर में, इनको काम पे लगा दिया जाता था टेम्पल्स बनाने में या किसी भी और आपके एग्रीकल्चर में, या मिनरल्स को लाने के लिए, स्टोन लाने के लिए, वुड्स लाने के लिए, इन सब कामों पे इनको लगा दिया जाता था। अगर आप एक टेम्पल की बात करें जो एस्टिमेटेड था उसका, उसमें कहते थे कि 1500 मैन काम करते थे 10 घंटे पर डे, और उनको जो बनाने में एक टेम्पल को टाइम लगता था वो 5 ईयर्स के अराउंड लगता था। तो इतने सारे लोगों को वो बंदी बना के कई बार जो जीत जाता था उनसे काम करवाता था, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि वो आपके जो स्टोन होते थे या जो मेटल्स होते ओर्स थे उनको लाने के लिए भी उन लोगों से वो काम लिया करते थे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, सिटी लाइफ इन उर्ग। अब सिटी लाइफ क्या थी उर्ग में वो भी देख लेते हैं हम। तो जो सिटी लाइफ थी, जो सोसाइटी थी मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामियन न्यूक्लियर फैमिली को मानते थे, ठीक है। अगर लड़के की शादी भी हो जाती थी तो वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, ठीक है ना। और जो हेड ऑफ़ द फैमिली था वो फादर को वहाँ पे उनके माना जाता था। और प्रोसीजर ऑफ मैरिज क्या था कि जो लड़के वाले होते थे वो अपना प्रपोज़ल भेजते थे और उसके बाद जब वो अप्रूवल हो जाता था तो वो शादी करते थे। और उसके बाद क्या है, आपके डिफरेंट गुड्स हो गए, ठीक है, जो भी गिफ्ट्स हो गए, जो वेडिंग के जितने भी मटेरियल्स हो गए वो आपके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। उसके बाद वो साथ में बैठ के पूरे लोग खाना खाते थे और जो भी उनके जो ऑफरिंग होती थी गॉड को वो टेंपल में जाके वो ऑफ़र करते थे। जो उर थी वो आपका सबसे पहली सिटीज़ में माना जाता है जो कि मेसोपोटामिया में मिली है। अब वो जो उर थी वहाँ पे क्या था, आपके बहुत जो स्ट्रीट्स थी वो नैरो थी। वहाँ पे जो व्हील्ड कार्ट होती थी, जिनमें पहिए वाली जो बैलगाड़ी होती थी, तो वो वहाँ पे ले जाने मुश्किल हो जाता था। तो वहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि डोंकी का वो यूज़ करते थे अपने जो भी आपके फूड ग्रेन्स हो या उसको पहुँचाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो वहाँ पे स्ट्रीट्स थी वहाँ पे प्रॉपर जो आपके ड्रेन्स नहीं थे स्ट्रीट्स में, टेम्परेरी उन्होंने बना रखे थे। और उनका जो वाटर से जो पानी आता था उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने क्ले के पाइप जैसे बना रखे थे जो कि आपके कोर्ट यार्ड में स्टोर होता था पानी, ठीक है ना।
और उसी तरीके से आपके जो उनके जो घरों का जो कचरा होता था वो भी क्या करते थे वो लोग आपके स्ट्रीट में डाल देते थे। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो स्ट्रीट्स का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना। और उसके लिए उनको क्या करना पड़ा कि जो आपके दरवाजे के जो चौखट होते हैं उनको भी उन्होंने ऊपर उठा दिया। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिससे कि रेन वाटर या मड उनके घर में ना आ पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। अब उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस तरीके से वहाँ पे रोड्स थी, क्या से वहाँ पे कोर्टयार्ड थे, किस तरीके से वो सड़कें थी। तो वहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस भी थी, कुछ ओमेंस भी थे, अंधविश्वास भी थे जो टैबलेट से देखने को मिलते हैं। अब वो क्या थे, वो ये मानते थे कि जैसे कि आपका जो फ्रंट डोर है, अगर वो किसी और घर की तरफ ना खुले तो आपको उसको लकी माना जाता था। मतलब अगर आपका घर का दरवाज़ा किसी और के घर के दरवाजे की तरफ नहीं खुल रहा है तो आप लकी हैं। तो ऐसी बहुत सारे उसमें आपको देखने को मिलती हैं टैबलेट से कि उनके अंधविश्वास भी वहाँ पे थे, ठीक है ना। अब हम ट्रेडिंग टाउन की बात करते हैं जो कि पेस्टोरल जोन में पड़ता है, जो कि आपकी सिटी ऑफ मारी में है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी, एक ऐसी रॉयल कैपिटल ऑफ मारी जिसको आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसने डेवलप किया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे किया जाता था, क्योंकि जो वहाँ पे साउथ प्लेन थे, इसके ऊपर से जो आपका जो अपस्ट्रीम था यूफ्रेट्स रिवर का वो भी वहाँ पे था। और जो आपके एग्रीकल्चर थे, जो एनिमल जो आपके वहाँ पे जो पाले जाते थे वो बहुत ही बड़े रूप में किया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा वहाँ पे प्लेन्स थे और रिवर थी, ठीक है ना। और जिससे कि क्या है, वहाँ पे जो भी आपके हर्ड्स वाले होते थे जो जानवर को पालते थे वो एक्सचेंज भी करते थे जानवरों को या उनके लेदर को या जो भी मीट है उसको रिटर्न में वो आपस में एक दूसरे के साथ वो क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। और एग्रीकल्चर के लिए उनको मैन्योर भी वहाँ पे मिल जाता था, क्योंकि वो जानवरों को पाल रहे होते थे, ठीक है ना। तो अब जो मेसोपोटामियन जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, तो जो नोमैड्स थे वो क्या करते थे, आपके वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ रहते थे और वो वहीं से अपना एग्रीकल्चर को बढ़ाते थे, ठीक है। उनके जो शिप्स होती थी, जो फ्लॉक्स ऑफ शिप्स होती थी, उनको वहीं पे अपने उसी एरिया में उनको लेके घूमते रहते थे और वहीं पे उनको प्रॉपर तरीके से उनको ग्रासलैंड्स मिल जाते थे, ठीक है ना। और जो ये ग्रुप्स होते थे जो कि अपने जानवरों को पालते थे, ये जो हर्डर्स थे, वहाँ से कई बार क्या लेबर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए उनको अच्छा माना जाता था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे लोग मिल जाते थे। और ये आपके अकादियन भी होते थे, एमोरिट्स भी होते थे, असेरियंस भी होते थे, अर्मेनीज भी होते थे। तो ये सारे लोग वहाँ पे होते थे जिनसे कि आपको ये सारे लेबर्स या सोल्जर्स ये मिल जाते थे वहाँ से, ठीक है। अब जो किंग ऑफ मारी था वो भी, उसको भी बहुत वेलिगेंट होना पड़ता था। अब क्यों, क्योंकि इतने सारे आपके हर्डर्स होते थे जो आपके वहाँ पे एनिमल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको उसको रेगुलरली देखना पड़ता था कि ये लोग क्या लेके जा रहे हैं, कितने अमाउंट में लेके जा रहे हैं, ठीक है। उनके ऑफिसर्स वहाँ पे होते थे। ऑफिसर्स के बाद किंग का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था जिसके थ्रू वो क्या करता था, इन सब में एक तरीके से सुपरवाइज़ करता था और रेट भी अटैक देखता था कि कोई इस पे मतलब किस तरीके के सामान को ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता था कि इनको 1/10 पार्ट इनको देना पड़ता था जो भी ये गुड्स लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू का, ठीक है ना। तो जो आपका यूफ्रेट्स था वो एक तरीके से आपका प्राइम पोजीशन था ट्रेड का, क्योंकि उससे आपके वुड हो गया, कॉपर हो गया, वाइन हो गई, ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों को वहाँ से बोट के थ्रू यूफ्रेट्स के लेके, यूफ्रेट्स में लेके आपके साउथ से लेके आपके मिनरल रिच अपलोड टर्की तक, ये सीरिया तक, यहाँ तक इनको लेके जाता था आपका जो यूफ्रेट्स का जो रास्ता होता था, ठीक है। तो इसलिए इसको यूफ्रेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि मेन जो आपका जो एक जगह से दूसरी जगह जो सिटीज़ के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता था, चाहे वो साउथ से लेके हो या टर्की से लेके हो या सीरिया या लेबनान तक हो, वहाँ तक यूफ्रेट्स के थ्रू आपका एक्सचेंज किया जाता था। अब ये बोट्स में क्या करते थे, आपके स्टोन को भी ले जाते थे, वुड भी ले जाते थे, अलग अलग टाइप के जितने भी मटेरियल्स थे उसको लेके जाते थे साउथ सिटी तक, ठीक है ना। तो ऑफिसर्स को इनको देखना होता था, चेक करना होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया उसका 1/10 उस वैल्यू का इनको देना पड़ता था चार्ज में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब मारी एक तरीके से आपका ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस थी, बट वो क्या था कि बहुत ही प्रॉस्पर, बहुत ही समृद्ध था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ एक्सचेंज के लिए आपको अवेलेबल थी। आपको वहाँ से आपको जाना होता था तो मारी से होके ही आपको जाना होगा, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बात करें अगर हम राइटिंग की, तो राइटिंग में क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया को बहुत ही ज़्यादा वो बहुत लोग एडवांस थे। उनके वहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, इस चीज़ के वहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और 1800 BC में तो ऐसे टैबलेट्स मिले जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या टेबल्स वहाँ पे देखने को मिले, स्क्वायर रूट्स देखने को मिले। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। और कई बार तो उसके ऐसे टैबलेट्स मिले जिसमें कि आपको डिवीजन ऑफ ईयर देखने को मिला 12 मंथ्स में, ठीक है ना। और आपके जो मिनट्स, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने का ये वहाँ पे देखने को मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट में जो आते हैं आपका सोलर लूनर इक्लिप्स, वहाँ पे जो उसके प्रूफ देखने को मिलते हैं उन टैबलेट्स के थ्रू। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो मेसोपोटामियन थी वो बहुत ही एडवांस थे उस टाइम पे, उनके जो अचीवमेंट्स थे वो बहुत एडवांस थे। उन्होंने सारी जो नॉलेज था उसको रिटन फॉर्म में रखा। तो अगर जो अचीवमेंट्स थे वो पॉसिबली कब थे, क्योंकि उन्होंने रिटन फॉर्म में उसको रखा। उनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, ऐसे स्कूल्स थे जिससे कि वो क्या करते थे, आपके स्टूडेंट्स को तैयार करते थे जो कि उनकी कॉपी कर सकें रिटन टैबलेट्स को, ठीक है ना। और केवल वो यही नहीं चाहते थे कि ये कॉपी करें, वो चाहते थे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सीखें कि किस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। और कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसे होते थे जो ये चाहते थे कि इसको आगे और बढ़ाएं, ठीक है। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये रिटन फॉर्म में नहीं होते मेसोपोटामियन जो रिकॉर्ड्स थे तो शायद इतनी सारी जानकारी हमको नहीं मिल पाती। तो चलिए, अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, आप उसके करेंगे और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।